रीजनल न्यूज यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुबश्शिर रुफाई का खुलूस बरा सलाम कबूल फरमाएं। प्रोग्राम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर बात करते हैं। नाज़रीन, आज के शुमारे के लिए हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो हमारी यंग जनरेशन के लिए मुफीद साबित होगा। अभी हाल ही में 10वीं जमात के 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज सामने आए, तो चनाच हम देखते हैं कि जो हमारे तालिब इल्म होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रीम्स का इंतखाब किया होता है। साइंस जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल भी है, उसके बाद कॉमर्स का इंतखाब करते हैं, होम साइंस एक सब्जेक्ट रहता है, और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ या जिसे हम उर्फ आम में आर्ट्स भी कहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। और आगे उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होती हैं, खासकर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के ताल्लुक से आज बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे का हमारा जो मौजू रहेगा वो रहेगा ह्यूमैनिटीज़ एंड कैरियर ऑप्शंस। इस मौजू पर बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ दो मेहमान तशरीफ रखते हैं। मैं उनका तारुफ कराई देता हूं। मेरी बाईं जानिब बैठी हुई हैं अदीबा मुजम्मिल। अदीबा मुजम्मिल एक तालिबा हैं। अभी हाल ही में जो अभी 12वीं जमात के नताइज सामने आए, उस नतीजे में अदीबा ने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है। इन्होंने 496 नंबरात हासिल किए थे। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इन सब्जेक्ट्स का, ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम का क्यों इंतखाब किया और आगे जाके उन्होंने क्या सोचा है कि किस पेशे में जाएंगी, क्या कोर्सेज आगे लेंगी और क्या रहेगा इनका आगे का प्रोग्राम। और इसके अलावा इस मौजू पर माहिराना राय देने के लिए आज हमने मौजू किया है जनाब वजाहत काजी साहब। वजाहत काजी साहब मुख्तलिफ मौजूआत पे लिखते हैं, एक कॉलम नवीस हैं, इसके अलावा तजिया निगारी भी करते हैं, और जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, इन मामलात का ताल्लुक है, इस पर खासी दस्तरस रखते हैं। अदीबा, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। वजाहत साहब, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में। आज बड़ी मुद्दत के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। चलिए पहले अदीबा आपसे पूछते हैं, आपने ह्यूमैनिटीज का इंतखाब किया था जब 12th में सब्जेक्ट का लेने थे आपको। मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो आप कह रही थी कि इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट्स रहे, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो मुझे लगा। तो मुझे आप बताओ कि जहां सारे स्टूडेंट्स साइंस की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगे साइंस में मेडिकल हो या नॉन मेडिकल एक प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा, एक प्रोफेशनल तरबियत मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके कल को लाइफ सेटल हो जाएगी। तो आपने क्या सोच के इन ह्यूमैनिटीज का और ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका इंतखाब क्यों किया था आपने? पहले तो जब बच्चे 10th क्वालिफाई जो ही होता है तो सबका यही प्रेशर रहता है कि अब क्या करें आगे, किसमें करियर है नहीं है, और पेरेंट्स का भी काफ़ी ये रहता है कि अब बच्चे को साइंस पकड़ना चाहिए क्योंकि वो, लेकिन ऐसा मेरे घर पे नहीं था। मेरे पेरेंट्स काफ़ी एनकरेजिंग थे, तो उनको पता था कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा आगे, क्योंकि एक इंसान को वही आगे करना चाहिए जिसमें सबसे पहले उसका इंटरेस्ट हो। जैसा मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में था तो मैंने फिर ये सब्जेक्ट्स लिए आर्ट्स के लिए कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था तो मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया, उसके साथ इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन लिखा। तो बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे होता है, ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में करियर है नहीं। आर्ट्स जैसे कि आर्ट्स आपने बोला, तो आर्ट्स में यही यहाँ पे सब में यही मिथ है सोसाइटी में कि अगर कोई आर्ट्स ले रहा है कोई बच्चा, दैट मीन कि वो पढ़ता नहीं है या उसको आगे कुछ पढ़ना नहीं है इसीलिए वो आर्ट्स ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। अदीबा, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा इस बारे में। इसी बात को आगे ले जाके वजाहत साहब पे आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे हम और हमारे नाजरीन कि ये जो बात अदीबा ने बताई कि जो कोई स्टूडेंट आर्ट्स की स्ट्रीम में जाता है, ह्यूमैनिटीज को लेके पढ़ता है आगे, आम सा तासुर यही रहता है कि इस बच्चे में शायद जहानत नहीं है, इसीलिए आर्ट्स की तरफ। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्या तजिया करेंगे आप इस बात का? हमारा एग्जाम्पल इसके सामने खुद अदीबा हैं कि जिन्होंने आर्ट्स लिया है और उसमें एक्सेल किया है। बिल्कुल। तो मेरा यह है मानना है कि बेसिकली सोसाइटी जो है, समाज जिस चीज को इंसेंटिवाइज करती है या डिसइंसेंटिवाइज करती है, तो प्रेफरेंसेस लोगों की उसी तरफ जाती हैं। तो यहां पे प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी की वजह से लोग मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटी
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बाप जो हैं या बच्चे भी हैं वो प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह वगैरह। अब तो आईटी वगैरह आ गया है सीन में, लेकिन ये सही सोच नहीं है। और मैं अगेन रेफर करता हूं अदीबा की तरफ, इन्होंने एक्सेल किया है, बहुत अच्छी तरह किया है, और इनकी बातों से लगता है कि इनमें क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है और मेरा ये एंड गोल है, तो क्लैरिटी है इसमें। आजकल की दुनिया में अगर आपका वेल राउंडेड व्यू नहीं हो तो आप किसी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो जाएंगे जी। तो उसकी बुनियाद मुझे लगता है वेल राउंडेड व्यू होने के लिए ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, मैंने खुद बीए किया है, पहले मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, एक टेम्पलेट बनना चाहिए, एक एडेंडम बनना चाहिए बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जी। प्रसाद साहब, अभी जब हमारे स्टूडेंट्स, जैसे अदीबा ने कहा कि 10th में आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, ये उनके सामने एक चैलेंज रहता है, तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो मशवरे देते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, अब किस फील्ड में हो जाएं, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि बच्चे की काउंसलिंग, क्योंकि अब एक ये बात कही जाती है कि बच्चे का रुझान देखिए आप किस तरफ है, अगर ये डॉक्टर बनना चाहता है तो इसको एनकरेज कीजिए, अगर ये ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है तो एनकरेज कीजिए। तो ये किस स्टेज पे देखा जाए और काउंसलिंग किस तरह की जाए, किस स्टेज पे की जाए बच्चे की? मेरे ख्याल में पेरेंट्स को आजकल के जमाने में बचपन से ही इन्वॉल्व रहना चाहिए जी। और उनकी इंक्लिनेशंस और उनकी प्रेफरेंसेस सस आउट करनी चाहिए, उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और फिर उस डायरेक्शन में उनको एनकरेज किया जाए जिनका उनका बेसिक इंटरेस्ट है जी। ये नहीं है कि 10वीं जमात में आ गया बच्चा तो भाई अब तुम्हारा इंटरेस्ट ये है तो ये कर लो, क्योंकि उस वक्त प्रेशर होता है बच्चे पे, पेरेंट्स पे, अब क्या करें अब क्या करें। और हमारा समाज जो है उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है। एंड्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स तो पता है, अब एवरीवन वांट्स टू एजुकेट हिज चाइल्ड और व्हाटएवर, लेकिन एंड्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये इवॉल्व होना चाहिए प्रोसेस 5वीं 24वीं जमात में कि इस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है और उसी हिसाब से काउंसलिंग करनी चाहिए। एनकरेजमेंट, काउंसलिंग में एनकरेजमेंट करूंगा, लेकिन प्रेशर और कोवर्शन की बुनियाद पे बिल्कुल बच्चे को एनकरेज नहीं करना चाहिए जी। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि वी शुड कैच देम यंग? एब्सोल्युटली। तो अदीबा, आपको क्या लगता है, जो वजाहत साहब ने अभी बात बताई कि 4th, 5वीं या 6ठी जमात में बच्चा आ गया, इसका रुझान देखो किस तरफ है, आपको याद है कुछ अपना बचपन, क्या आपको रुझान किस तरफ था, आप क्या सोचती थी मुझे बड़ा होके क्या बनना है? क्योंकि हमारे बचपन में तो हमसे कहा जाता था कि लिखो जी वो माई एम इन लाइफ, इसमें एक मजमून लिखो। आपने कभी लिखा है ऐसा कुछ और आपके दिमाग में उस दिन आया कि मुझे क्या बनना है? मेरी एम बचपन से ही थी कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो मेरा एम पहले ही सेट था तो और इसमें जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। उनको हम क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के लिए तो अच्छा ही चाहते, बट क्या होता है हमेशा बोला जाता है कि इसको कंपेयर किया जाता है बच्चों को, कि आप जैसे एक बच्चा है दूसरे के साथ हमेशा उसको कंपेयर किया जाता है, बट वैसा नहीं करना चाहिए। हर कोई बच्चा यूनिक होता है, हर किसी में कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे में नहीं हो सकती है। तो पेरेंट्स को वही क्वालिटी बच्चे की पहचाननी चाहिए कि उसके उनके बच्चों में क्या क्वालिटी है, और उसी पे उसको एनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चा अभी प्रेशर में कुछ ना करियर ले सके। लेकिन क्या आप ये बात नहीं मानती हैं कि पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो बच्चे को मशवरा देते हैं कि बेटा देखो आप हमारे हिसाब से ये सब्जेक्ट ले लो, आप इसमें एक्सेल करोगी, इसी में सेटलमेंट भी आगे है, और पेरेंट्स का तो ये होता है कि बच्चे सेटल हो जाएं। वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रेशर का ज्यादा वो एक फैक्टर होता है, उसमें पेरेंट्स का कंसर्न जो है वो एक फैक्टर होता है। कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया है कि पेरेंट्स कंसर्न होते हैं? हाँ, पेरेंट्स काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं बच्चों को लेकर, और वो आपको हमेशा बोलेंगे कि क्या आपके लिए ठीक है, बट फिर ये बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना है कि वो किस में कर सकता है आगे, ताकि वो अपने पेरेंट्स को कुछ रीपे कर सके, उनके ट्रस्ट को, और जो भी सैक्रिफाइसेस एक पेरेंट्स बच्चे पे करते हैं, तो बच्चों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि फिर वो उनको रीपे कर सके। तो वो तभी कर सकते हैं जब वो अपना एम सेट करेंगे पहले से ही, मतलब जब वो एक डायरेक्शन रखेंगे, उस पर हार्ड वर्क करेंगे,
تبھی وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی پھر ریپے کر سکتے ہیں. جی وجاہت صاحب، ابھی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں کہ یہ کبھی اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، کسی کا پیرنٹ کچھ کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، یا پھر کسی دوسرے آدمی سے متاثر ہو کے اس کا مشورہ بدل جاتا ہے. کبھی اس نے اپنے پیرنٹ کو دیکھا، جی میرے پاپا یا ممی ڈاکٹر ہیں تو مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. اس کے بعد کسی رشتہ دار کو یا کسی اور آدمی کو کہیں پہ دیکھا کہ نہیں یہ وکیل ہے، بہت ایکسل کر رہا ہے، اس کا نام بنا ہوا ہے تو مجھے بھی وکیل بننا چاہیے. تو یہ فلکچویشنز بچوں میں ہوتی ہی رہتی ہیں. اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی سوچنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو جتنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو پریشر نہیں کرنا چاہیے، پریشر نہیں کرنا، جتنی بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے اتنی بار مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو پریشر ہے، اسی لیے تو بات ہوتی ہے اس پہ، اگرچہ پریشر بھی نہ ہو. تو اس طرح ایسے چیزوں کو پیرنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمارے بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے. انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں، میں نے آبزرو کیا ہے، لیکن ہمارے بچوں میں، ہم یہ کہیں کہ ہمارے سماج کے بچوں میں، ہمارے کشمیری بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے. یہ آؤٹ لائر ہیں، ان میں بہت کلیئرٹی سے بولتی ہیں، کانفیڈنس سے بولتی ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. خود اعتمادی جب آپ میں نہیں ہو تو آپ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو شاید میں بھی یہی کروں، شاید میرا بھی کچھ بول بالا ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس انسٹیڈ آف پریشر اپنے بچوں میں کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا کریں. جی خود اعتمادی کا مطلب نہیں ہے اوور کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس بربادی کا ایک یہ ہے راستہ ہے. جب خود اعتمادی آئے، بچہ پھر انٹروسپیکٹ کرتا ہے، میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں، فائن آرٹس پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں ایکسل کروں گا، شاید وہ کرے گا. کیونکہ بنیادی طور جو ہے انٹلیکچوئل اور کوگنیٹو ایبلٹی ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی میں یہ چینلائز ہو جائے. لیکن اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے تو پھر آپ چینلائز نہیں ہوں گے. خود اعتمادی کریٹ کریں بچوں میں، پریشر نہ ڈالیں. پریشر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، پریشر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کیوں آتا ہے، لیکن پریشر سے آپ اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، بچے کو تو ہونا ہی ہے. بالکل. ہاں، تو بیسک پیرامیٹر ہے بچے کی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس کو آپ انکریج کریں. اور میں آپ کا 2 منٹ کا ٹائم لوں گا. انہوں نے کہا تھا سول سروسز کے بارے میں کہ ان کی کلیئرٹی تھی، پہلے ہی انہوں نے کہا تھا، لیکن آج کل کی دنیا بہت وسیع ہے. تو آپ صرف سول سروسز کی طرح اگر فوکس کریں تو آپ کا فیلڈ جو ہے نیرو ہو جاتا ہے. یہ میسج میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنے دوسرے بچوں کے لیے، یعنی وہ لمٹ کرتی ہیں اپنی کیپیبلٹی. دنیا گلوبل ولیج ہے، جنگ ونگ ہوگی، یہ بھی اینڈ ہو جائے گی، لیکن گلوبل ولیج رہے گا. تو آپ اپنی وسعت سوچ کی اور اپنے ہورائزنز کو اتنا براڈ کریں کہ آپ سوچیں نہیں جناب مجھے ورلڈ بینک کا چیئرمین بننا ہے. ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل. جو ہوتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، ان کے سینگ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ، اور میں اپنے پوائنٹ پہ پھر واپس آؤں گا، بنیادی طور ہے خود اعتمادی، اس کے بعد انٹلیکچوئل ایبلٹی. گجرات صاحب جی بالکل. ادیبہ جیسا آپ نے خود محسوس کیا اور میں نے بھی محسوس کیا، بہت کلیئرٹی سے بات کرتی ہیں اور ان میں کانفیڈنس فیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پیرنٹس، بہت سارے پیرنٹس یہ فیکٹ ہے، اپنے بچے کو کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ، ان کے اذہان پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سخت الفاظ استعمال کروں گا، بہت گھٹیا سوچ ہے یہ، لیکن پریولنٹ ہے ہمارے سوچ میں. پیرنٹس سوچتے ہیں اگر میں اپنے بچوں کو کسی سکسیس ماڈل کے ساتھ کمپیئر کروں، اس کا شاید انکریج ہو جائے، اس کی فیلنگز بڑھ جائیں اس کی طرف، اور یہ پھر اسٹرائیو کرے اس گول کی طرف. لیکن میں اگین خود اعتمادی پہ آ جاتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پوائنٹ. آپ کا جو کیپیبلٹی اور ٹیلنٹ ہے وہ ودن ہے، اندر ہے، باہر نہیں ہے. اگر آپ کمپیئر کریں کسی کو، کسی نے ڈاکٹری کی ہے، اس کا وہ شاید پہنچنا ہے، ٹیلنٹ ہے اس کی طرف. اگر آپ اس کو اپنے بچے کو کمپیئر کریں کسی کے، وہ ایکیڈمک میں ایکسل کر کے، وہ غلط بات ہے. آپ اپنے بچے کو ایک کراس روڈز پہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو یہاں بھی راستہ. گڈی کس سے چیٹنگ چل رہی ہے؟ ماما نو شیئرنگ. کوئی اسپیشل؟ ہاں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز KYC کے لیے 10 منٹ دیجیے. کون تھا؟ بینک KYC اپڈیٹ کے لیے اکاؤنٹ نمبر، پن اور OTP مانگا ہے. اور آپ مان گئے؟ جب ہم اپنی پرسنل باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کیوں شیئر کریں گے؟
स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बने। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। दिखता है यहाँ भी उसको चैनलाइज नहीं होता है और वो कंफ्यूज मुझे जाना किधर, वो कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल अदीबा, मैं आपके स्टडीज की तरफ आऊंगा। चनाचे आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को लेके, तो ये एक मैसेज जाता है कि ह्यूमैनिटीज इज नॉट सो बैड, तो ये इसमें भी एक्सेल किया जा सकता है और इसमें भी इतने नंबरात लिए जा सकते हैं जितने एक नॉन मेडिकल वाले, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैथमेटिक्स में कोई नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप सही करते हो तो यहां पर भी लिया जा सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब आप एक मिसाल बन गई है दूसरों के लिए। जैसे आपने कंपैरिजन की बात की थी, शायद लोग आज कहते होंगे अदीबा को देखो फर्स्ट पोजीशन ले ली है, क्या इसके लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है? सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज मैंने किया तो अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिनका 12th में नहीं हो पाया, इसके लिए उनके लिए भी मेरी यही एक मैसेज है कि ये एक जस्ट स्टार्ट है लाइफ का। ऐसा नहीं है कि अब वो इससे ये समझेंगे कि मतलब अब हम नहीं कर पाए तो हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और खाली मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उनमें नहीं, जो ह्यूमैनिटीज के बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं सब इक्वल है और काफी स्कोप है हर किसी में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खाली एक ही सब्जेक्ट में हम आगे कुछ कर सकते हैं या मैंने किया तो वो नहीं कर सकते हैं। हर कोई इंसान यूनिक है और सब कुछ कर लेकिन सकते मेरा हैं। सवाल ये था कि आपने जो फर्स्ट पोजीशन ले ली है, बहुत सारे बच्चों ने साइंस में, दूसरे स्ट्रीम्स में, क्या इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है कि या कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ता है? ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है पर्टिकुलर कि ये कि आप दिन में आपको 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ोगे मगर आप उस 1 घंटे में आपका दिमाग पूरा स्टडीज पे ही होगा, किसी और चीज पे नहीं होगा, तो उस 1 घंटे में आप काफी ज्यादा पढ़ सकते हो जो आप वैसे 4 आवर्स में भी नहीं पढ़ोगे। बट इतना है कि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन तब उसी की तरफ होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, चाहे आप 1 ही आवर दे दो। अदीबा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। चनाचे आपने 12th पास किया है एक ऐसे टाइम पे जब स्टडीज ऑनलाइन हो गई थी जी, तो आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है ऑनलाइन स्टडीज से कि ऑफलाइन स्टडीज के मुकाबले में? ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। स्टार्टिंग में तो पहले 2G नेटवर्क यहाँ काफ़ी था ऑनलाइन के थ्रू, और ऑनलाइन सबके लिए नया था, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी होती थी। मगर आपको क्या जब कुछ अचीव करना होता है तो उसके लिए आपको फिर कोई भी ये सब नहीं देखनी होती है, डिफ़िकल्टीज आप कर सकते हैं आराम से। और उसके लिए मैं जो मेरी टीचर्स हैं उन सब ने मेरी काफ़ी हेल्प की। कोठीबा गर्ल्स हाई सेकेंडरी की काफ़ी ज़्यादा, इवन वो हमें वर्किंग आवर के बाद भी करते थे। और मेरे हिसाब से जब बच्चा टीचर को बोलेगा कि मुझे पढ़ना है तो टीचर जब देखेगा बच्चा इंटरेस्टेड है वो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होगा। वजाद साहब, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो ये मसला हो गया हमारे बच्चों के साथ, तो हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि जब ऑफलाइन क्लासेस जब आप आमने सामने बैठे हैं टीचर एंड स्टूडेंट, तो एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत असरअंदाज होता है। टीचर की बॉडी लैंग्वेज बच्चा समझता है तो उसको बहुत कुछ समझ में आता है जो कि ऑनलाइन में मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए अब चनाचे अब वक्त ऐसा आ गया है, अब कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ये एक टर्म ऐसी बन गई है जो अब आगे भी इस्तेमाल होगी और ये सिलसिला शायद आगे भी चलेगा। चलिए, हम एजुकेशन के लिए तो दुआ गो हैं कि उसमें ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे, किस नजर से देखते हैं और क्या करना चाहिए उनको एक्सेल करने के? इम्पैक्ट के बारे में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ मेजरमेंट से हो सकता है, एम्पेरिकली आप मेजर करें। लेकिन पैंडेमिक की एक लेगेसी है कि 2 चीज हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चरल हो जाएंगे पूरी दुनिया में। एक तो हाइब्रिड वर्क और हाइब्रिड लर्निंग, यानी ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा। तो मेरे
جہاں تک میرا اندازہ ہے جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں یا عام یونیورسٹیز بھی ہیں ولایت میں یہاں بھی ہوں گی، وہ اس بات پہ اب ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بلینڈ کیسے کریں، بلینڈڈ لرننگ کیسے ہم کریں جہاں آن لائن بھی ہو آف لائن بھی ہو، تو وہ اپنے آپریشنل اور بزنس ماڈلز ویسے ہی ٹیلر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے جو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ہمارے بچوں کو، لیکن اس کا یہی ہے ایک بیسٹ یہ ہے کہ بلینڈڈ لرننگ ہوگی. بلینڈڈ لرننگ میں آف لائن بھی ہوگا اور آن لائن بھی ہوگا. بالکل. تو اس میں یہ بات ہے کہ فلیکسیبلٹی ہوگی بچوں کے پاس، ٹیچرز کے پاس بھی، لیکن آف لائن موڈ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ، ایک بانڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹیچر خود بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ بچے کہاں پہنچے ہیں، کہاں ہوں گے. آن لائن میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ ٹرن آن کر دیا، میوٹ پہ کر دیا، خود سگریٹ پینے چلے گئے یا کچھ اور کام میں لگ گئے اور حاضری جاری ایگزیکٹلی. جی جی، یہ تو ہر جگہ، یہ جابس میں ہو گئے، پرائیویٹ جابس، کلاسز، ایسے لوگ میوٹ کر دیا تو باقی کام دوسرا کرتے رہے. اور وجاہت صاحب ایک اور سوال پیدا یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، جب انہوں نے یہ کمبینیشن لے لیا، جیسے ادیبہ نے لیا تھا اکنامکس، اسٹیٹسٹکس اینڈ جیوگرافی، تو بہت ساری یونیورسٹیز کا ایک بوکے آتا ہے، وہ فکس کر دیتے ہیں یہ کمبینیشن آپ نے لینی ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو چوز کرنے میں ایک فکسڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ بس یہی 3 سبجیکٹس لینے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ نہ میں جغرافی نہ لوں، اس کے ساتھ کوئی اور سبجیکٹ، جیسے ادیبہ کی مثال، اگر یہ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس بوکے میں ہسٹری نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے ایسے؟ یونیورسٹیز کو جناب پہلے ایک تو کور کمپوننٹس ہوتے ہیں، کسی کور ماڈیولز ہوتے ہیں کسی سبجیکٹ کے، یعنی اگر میتھمیٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، اکنامکس ہے، یہ کور ہیں، تو اس میں آپشنل ماڈیولز بھی رکھنے چاہیے جس میں اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر سکتا ہے اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے. جی. تو بی اے آرٹس، بی اے ہیومینٹیز، اگر اس میں اکنامکس کمپوننٹ ہے، میکرو مائکرو تو ہوگا ہی. تو پھر اگر کوئی بچہ سیکھنا چاہتا ہے اکنامک ہسٹری، وہ اس سے تال میل کھاتا ہے لیکن تھوڑا ڈفرنٹ ہے، تو وہ اکنامک ہسٹری میں اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے، تو آپشنل ماڈیولز رکھنے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک چوائس ملے. جی. ادیبہ، ایز اے اسٹوڈنٹ، ویسے طالبہ کے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یونیورسٹیز نے کوئی فلیکسیبلٹی دی ہے سبجیکٹس میں چوز کرنے کے لیے، یا پھر وہی بوکیز آتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کوئی سبجیکٹ لینا ہے؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کمبینیشن آپ کو پرووائڈ کی جاتی. جیسے میرا جو کمبینیشن تھی، مے بی میرے کو اس کے ساتھ کچھ اور انٹرسٹڈ میں تھی، بٹ انسان کنفائنڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یونیورسٹیز ویسا پرووائڈ نہیں کرتی کہ آپ خود سلیکٹ نہیں کر سکتے ہو سبجیکٹ. جو آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز، آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے. بٹ اس بار جو ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی لگی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ریلیکسیشن ہو گئی ہے یونیورسٹیز. تو اس میں یہ بوکیز کا سسٹم نہیں رہے گا. اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہے کہ آپ ہیومینٹیز کے ساتھ ساتھ باٹنی بھی پڑھ سکتی ہیں اور بایولوجی بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ نے ہیومینٹیز کا ایک سبجیکٹ لیا ساتھ میں بایولوجی، یا آپ نے اسٹیٹکس کا یا اکنامکس کا کرنا ہے تو آپ میتھمیٹکس پڑھ سکتی ہیں ساتھ میں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگر نیشنل ایجوکیشن پالیسی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ ریلیکسیشن شاید آپ کو ملے گی. تو ادیبہ، آپ جب اسکول میں تھیں تو آپ نے کہا کہ میرا ایک کلیئر پوائنٹ تھا وہاں پہ. اس کے بعد آپ ہائر سیکنڈری اسکول میں آئیں گے، جیسے کوٹھی باغ آپ نے بتایا. تو آپ نے میٹرک بھی کوٹھی باغ سے کیا ہے یا کسی اور اسکول سے؟ میری 10th تک اسکولنگ ہمارا پبلک اسکول سے ہوئی ہے. تو وہاں پہ کیا آپ کو گائیڈنس ملی کہ آپ کو کون سے اسٹریم میں جانا چاہیے؟ جی، وہاں کی بھی جو ہمارے پرنسپل تھے وہاں مسٹر شبیر احمد، وہ کافی زیادہ مطلب انکریجنگ ہے اور انسپائرنگ ہے. ہمیشہ وہ ہمیں یہی چیز وہاں پہ یہی سکھایا جاتا تھا. ٹیچرز بھی ہماری یہی سکھاتی تھی کہ آپ کا جس میں خود میں انٹرسٹ ہے اور جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکسل کر سکتے ہو، خود کا جس میں انٹرسٹ ہے، آپ اسی میں ہمیں ہمیشہ انکریج کرتے تھے اس میں. تو وہ اسکول بھی کافی زیادہ انکریجنگ تھے، وہاں کی ٹیچرز کافی زیادہ انکریجنگ ہے. جی. ادیبہ، ایک زمانہ تھا جب ہم بچے سے پوچھتے تھے کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی کے ایک پرٹیکولر اسکول کا نام لے کے تو لگتا تھا کہ نہیں بچہ ذہین ہے. آج کل اسکول کا نام نہیں، آج کل ٹیوشن سینٹر کا نام پوچھتے ہیں. تو کیا آپ نے ٹیوشنز لے لیا؟ نہیں، میرے ٹیوشنز نہیں تھے. 10th میں میرا ٹیوشن تھا، بٹ 11th-12th میں میرے ٹیوشنز نہیں تھے. 11th-12th میں نے خود ہی پڑھا تھا. اور ہاں، یہ ایک اور نوشن ہے کہ اگر آپ ٹیوشن نہیں جاؤ گے تو آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، بٹ ایسا نہیں. اگر ٹیوشن میں آپ کو کوئی بھی ٹیچر پڑھائے، جب تک آپ سیلف اسٹڈیز نہیں کرو گے تب تک ایسا پاسبل نہیں ہے کچھ بھی. اچھا، وجاہت صاحب اسی بات کو کیسے آگے لے جائیں گے؟ اس بات کو آگے کا ایک پریشر بھی ہے اور اسکول تو ہے ہی ہے. بالکل. اگر میں تھوڑا سا تجزیہ کروں ان کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، تو ادیبہ انٹرپرینیریل رہ چکی ہیں اپنی ایجوکیشن میں. شی از این ایجوکیشن انٹرپرینر ان دا سینس کہ انہوں نے خود سوچا ہے، خود طے کیا ہے، تھوڑی سی انکریجمنٹ ملی ہے، ماحول ویسا ہوا ہے، انہوں نے ایکسل کیا ہے.
तो हमारे बच्चों को बेसिकली बुनियादी तौर एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए कि मुझे ये करना है, लेकिन उसके लिए आपके स्कूल्स, आपके पेरेंट्स और बाकी मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, उनको पढ़ाई का ज़ौक करना है पैदा बच्चों में, ज़ौक जो इनमें है जी। इन्होंने कहा है कि भाई, इन्होंने कहा भी कि मेरा ट्यूशन थोड़ा बहुत हुआ, और जिस टोन में इन्होंने कहा उस टोन से लगता है कि उसकी अहमियत नहीं थी इनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वैसा ही करना है, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स, बेसिक बुनियादी स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स हैं, उनको ज़ौक करना है, क्रिएट एनकरेजमेंट करनी है। और ये ट्यूशन सेंटर से आप थोड़े बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर अंदर है ना, ज़ौक अगर आपके अंदर पैदा हो पढ़ने का, एक्सेल करने का, तो आप एक्सेल करेंगे। बाकी जो होते हैं वो स्टिमुलस और कैटलिस्ट होते हैं जी। लेकिन इन स्टिमुलस और कैटलिस्ट में मैं सबसे ज्यादा रोल अदा करता हूं पेरेंट्स का जी। वजाहत साहब, चनाचा बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास प्रोग्राम में, आपने कहा पेरेंट्स और टीचर्स को एक सॉलिड रोल, एक ठोस एक अपना किरदार अदा करना चाहिए बच्चे को शेप करने में, उसके कैरियर काउंसलर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, क्या हमें कैरियर काउंसलर्स होने चाहिए हमारी? कैरियर काउंसलर्स डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है, जो मैंने सुना है और जो मैंने देखा है, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी जो है उतनी नहीं है कैरियर काउंसलर की, तो वो भी अपने प्रेजुडिसेस जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे के ऊपर। बेसिकली कैरियर काउंसलर वो होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो बच्चे के दिमाग में जाए, उसकी प्रेफरेंसेस को भांपे और उन प्रेफरेंसेस को एनकरेज करके चैनलाइज कर दे। क्या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कुछ मदद कर सकता है इसमें कि बच्चे को किस तरफ रुझान है? और मेरा नहीं ख्याल है जनाब, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इज अबाउट बिहेवियर बच्चे का खराब हो या बुरा हो तो वो कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट है। लेकिन काउंसलर्स जो हैं वो अपने फील्ड में माहिर होने चाहिए, और उनका जो है रपो पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। चाहे कुछ फॉर एग्जांपल कोई काउंसलर है, उसने बच्चे की प्रेफरेंसेस भांप ली, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है पेरेंट्स के साथ कि भाई तुम्हारे बच्चे का ये प्रेफरेंस है, वो इंपॉर्टेंट है, माहिरत होनी चाहिए जी। अच्छा देखिए, जैसे आपकी बातों से लगा तो आपने यू आर सेल्फ मेड जो अब तक है, तो लेकिन हर कोई बच्चा इस तरह नहीं सोच सकता है, हर कोई बच्चा पेरेंट पे डिपेंडेंट रहता है, कोई टीचर पे, कोई काउंसलर पे। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए कि मुझे कैरियर कैसे बनाना है और आगे क्या करना है? सबसे पहले तो पेरेंट्स का काफ़ी, मेरी भी जो भी मेरी अचीवमेंट्स में भी पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। सो पेरेंट्स को और बच्चे को आपस में एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, ताकि अगर एक पेरेंट एक बच्चे को फ्रेंड की तरह देखेंगे तो वो उसको सब बोल सकता है, मेरा इंटरेस्ट ये वो, और बच्चे को भी इन रिटर्न सोचना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप मुझे इतना कर रहे हैं तो हम उनको थोड़ा रिपे करें, और हार्ड वर्क करना चाहिए। और टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इन सब में जी। वजाहत साहब, तजिया निगार की हैसियत से माहिराना राय दे दीजिए कि हमें अपने जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसको पॉलिश करने के लिए, मजीद निखारने के लिए मुख्तसर अल्फाज में बताइए क्या करना चाहिए? मुख्तसर अंदाज में इसको टोटली रीशेप करना है इसको टोटली रीशेप करना है और ओरिएंट करना है एक स्टूडेंट की तरफ। यहाँ जो मैंने देखा है कि ओरिएंटेशन स्कूल्स की वगैरह की डिफरेंट होती है, ओरिएंट करना है, फोकस करना है अल्टीमेटली जो आपका यूजर है, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल करके आपका एंड यूजर जो है वो आपका स्टूडेंट है, तो फोकस उस पर होना चाहिए। और फिर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल, इंटेलेक्चुअल और स्ट्रक्चरल फोकस जो है उसको अलाइन करके स्टूडेंट की तरफ फोकस करना। चलिए, बहुत शुक्रिया अदीबा, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। दुआ ये है कि आपने जो अपना प्लान बनाया है, अपना ख्वाब जो आपका है वो पूरा हो,
آپ سول سروسز آفیسر بنے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ میں ایک سول سروسز آفیسر کی حیثیت سے آپ کو دوبارہ اسی پروگرام میں بلاؤں, آپ کے ساتھ حالات حاضرہ میں ہی دوبارہ بات کریں, آپ افسر بن کے آئیں. تو وجاہت صاحب, آپ آج تشریف لائے پروگرام میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ادیبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. ناظرین, پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ نگہبان.